हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें कि हमने C++ वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप देख लीजिए। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उन सबके लिए इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसके बचे हुए क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन 25 तक हम कर चुके हैं। आज हम 26 से करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया है कि a फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज आ। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हर समय ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन होता है C++ में, ये आपका कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, C++ में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड है, ये स्पेशल टाइप का मेथड होता है कंस्ट्रक्टर C++ में, जिसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल कंस्ट्रक्टर इट। ठीक है, सभी कंस्ट्रक्टर के लिए आप रिटर्न टाइप कोड क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है रिटर्न टाइप कोड, नो टाइप, इसका कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है, और समझ लीजिए आप थोड़ा अच्छे से कि एक कंस्ट्रक्टर के पास किसी रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के पास क्या नहीं होता है, किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं होता है। किसी मेथड द्वारा रिटर्न किए गए मान का डेटा टाइप भिन्न हो सकता है। ठीक है, किसी मेथड के द्वारा जो रिटर्न किया गया डेटा टाइप होता है उसका मान अलग होता है। मेथड का रिटर्न टाइप इस मान को इंडिकेट करता है। जो मेथड का रिटर्न टाइप होता है वो इस मान को बताता है। एक कंस्ट्रक्टर किसी भी मान को स्पष्ट रूप से वापस नहीं करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसी भी टाइप के मान को रिटर्न नहीं करता है। यह उस क्लास का उदाहरण देता है जिससे वह संबंधित है। वह उसी क्लास के बारे में बताएगा जिससे कि वो संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A class name student must have constructor whose name is। कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट नाम की एक क्लास है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जिसका नाम क्या नाम होना चाहिए, वो आपका स्टूडेंट नेम ही होना चाहिए। ठीक है, किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम उसकी क्लास के नाम के समान होता है, अतः स्टूडेंट ही उसका जो क्लास का नाम होगा वो इसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a function that is called automatically each time an object is destroyed। कहते हैं कि एक फंक्शन जो है वो अपने आप कॉल करता है each time, हर एक समय, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड इज आ। तो क्या हो सकता है, ये आपका डिस्ट्रक्टर हो सकता है। क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लाइट है तो मैं बता दे रही हूँ, समझ लीजिए, थोड़ा सा शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही हो इस क्वेश्चन को। तो डिस्ट्रक्टर स्पेशल फंक्शन होता है जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से ठीक पहले कहा जाता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के ठीक पहले से कहा जाता है। यह फंक्शन ऑब्जेक्ट को सभी एलोकेटेड रिसोर्स होते हैं को फ्री करने के लिए इसकी जिम्मेदार होता है। सभी एलोकेटेड जो भी रिसोर्स होते हैं उन्हें ये फ्री कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइवेटर ऑफ चाइल्ड क्लास, जो ड्राइव्ड क्लास होती हैं ऑफ क्लास चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास इज इंडिकेटेड बाय। ठीक है, क्लास जो बेस क्लास है, बेस क्लास में चाइल्ड क्लास वर्ग की को ड्राइव्ड कराने के लिए किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हम कॉलन का उपयोग करेंगे। ठीक है, बेस क्लास में चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव्ड कराने के लिए
कॉलन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जब जब भी एक बेस क्लास इस प्राइवेटली हम इसे इनहेरिट करते हैं किसके द्वारा, एक ड्राइव्ड क्लास के द्वारा, तब क्या होता है, तो इसमें इसका ऑप्शन आपका सी सही है। तो इसको प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे इसके बेस क्लास के मेंबर जो प्रोटेक्टेड होंगे, और बिकम प्राइवेट क्लास ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास जो होगी प्राइवेट क्लास बन जाएगी। और इसमें पब्लिक मेंबर, जो पब्लिक मेंबर होंगे, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लासेस बिकम ऑफ द प्राइवेट मेंबर ऑफ ड्राइव्ड क्लास। ड्राइव्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास एक्स, क्लास वाई एंड क्लास जेड। अब क्लास एक्स, वाई और जेड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्लास। अब क्लास एक्स, वाई, जेड को हम ड्राइव्ड करा रहे हैं बेस क्लास से। दिस डैश इनहेरिटेंस की, इसका इनहेरिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसका इनहेरिटेंस आपसे पूछा गया है, डैश इनहेरिटेंस। तो ये हायरार्चिकल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हायरार्किकल ये बन जाएगी। ठीक है, यदि एक्स, वाई, जेड तीनों क्लास को बेस क्लास के लिए बेस क्लास से लिया गया है, तो ये क्या बन जाएगी, हायरार्ची इनहेरिटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल दैट। इनहेरिटेंस का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है इनहेरिटेंस का, तो ये नॉलेज ऑफ द जनरल कैटेगरी। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, समान श्रेणी के ज्ञान को अधिक विशिष्ट ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है। और अच्छे समझ लीजिए आप कि इनहेरिटेंस क्लास हायरार्ची का प्रिंसिपल है। इनहेरिटेंस क्या है, ये क्लास हायरार्ची का प्रिंसिपल है। यह वन ऑब्जेक्ट की स्टेट्स, बिहेवियर्स और अनदर ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को लेने की क्षमता रखता है। इनहेरिटेंस का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, जेनेटिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहे हैं इसमें सही कौन सा है, तो कौन सा सही है इसमें ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, तो आर ड्राइव्ड क्लास में हैव मोर देन वन बेस क्लास। ड्राइव्ड क्लास के बाद कम से कम एक जो है वो बेस क्लास होनी चाहिए। आर ड्राइव्ड क्लास मैनी, जो एक ड्राइव्ड क्लास होगी, ड्राइव्ड क्लास में हैव मोर देन वन बेस क्लास। एक ड्राइव्ड क्लास के साथ पास एक से ज्यादा बेस क्लास होनी चाहिए। दूसरा है आपका आ बेस क्लास में हैव मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास, और एक बेस क्लास के साथ भी एक से ज्यादा ड्राइव्ड क्लास होनी चाहिए। तो आपके दोनों ही सही हैं, तो आप यहाँ पे सी पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम। एक आउटपुट स्ट्रीम को क्रिएट करने के लिए बी मस्ट डिक्लेयर द स्ट्रीम टू बी ऑफ क्लास। ठीक है, क्या होगा इसका, ऑफ स्ट्रीम होगी। क्या होगी, ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम बनाने के लिए हमें स्ट्रीम को डैश वर्ग का घोषित करना होगा। किस वर्ग को, ऑफ स्ट्रीम को घोषित करना होगा। C++ में फाइल आउटपुट ऑपरेशंस या स्ट्रीम का उपयोग करने के लिए एफ स्ट्रीम हेडर फाइल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when a class serve as a base class to others। कह रहे हैं जब एक वर्ग यानी कि क्लास दूसरे के साथ आधारित क्लास के रूप में कार्य करती है तब क्या होता है, तो बेस क्लास में हैव मोर देन वन ड्राइव्ड क्लास।
बेस क्लास के पास एक से ज़्यादा ड्राइव क्लास होनी चाहिए। ठीक है, जब एक क्लास कई ड्राइव क्लास के साथ बेस क्लास के रूप में कार्य करती है तो स्थिति में क्या होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म का इसे क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म इसे कहा जाता है। इस कंडीशन को पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ वी क्रिएट अ फाइल, यदि हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाय इफ स्ट्रीम के द्वारा, ठीक है, एक फाइल हम बनाते हैं इफ स्ट्रीम के द्वारा, देन द डिफॉल्ट मेथड ऑफ द फाइल का डिफॉल्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, तो फाइल का जो डिफॉल्ट मेथड है वो ios डबल कॉलन और इन, ये आपका डिफॉल्ट मेथड होगा। इसका डिफॉल्ट रूप से फाइल ios डबल कॉलन इन मोड में खोली जाती है। यदि हम इस फाइल को ऑब्जेक्ट का उपयोग कर रहे हैं, इस फाइल में अगर हम ऑब्जेक्ट का उपयोग कर रहे हैं तो वह इफ स्ट्रीम क्लास की है, तो ये किसकी है, इफ स्ट्रीम क्लास की बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परफॉर्म फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वी मस्ट यूज डैश हेडर फाइल। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, एफ स्ट्रीम का। ठीक है, एफ स्ट्रीम का। तो C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या स्ट्रीम का उपयोग करने के लिए एफ स्ट्रीम हेडर फाइल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल ओपनिंग मोड। फाइल ओपनिंग मोड इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, तो फाइल ओपनिंग मोड को कौन सा नहीं है, iOS डबल कॉलन और ट्रंकेट, ये आपका क्या है, ये आपका फाइल ओपनिंग मोड नहीं है, बाकी सारे फाइल ओपनिंग मोड आपके हैं। तो iOS और डबल कॉलन ट्रंक जो है का उपयोग किसी फाइल के उपलब्ध होने पर उसे ट्रंकेट करने के लिए किया जाता है। किस लिए इसका उपयोग होता है, ट्रंकेट करने के लिए। यह एक फाइल ओपनिंग मोड नहीं है। ठीक है, जबकि iOS डबल कॉलन आउट, iOS डबल कॉलन app, iOS डबल कॉलन इन, ये सभी आपके फाइल ओपनिंग मोड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स ऑफ क्लोजिंग फाइल इन C++। में क्लोजिंग फाइल के लिए आपसे करेक्ट सिंटैक्स पूछा गया है। तो फाइल क्लोजिंग के लिए माई फाइल डॉट क्लोज और पैरेंथेसिस सेमीकोलन ये आपका करेक्ट मोड है। ठीक है, माई फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन C++ में फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है। डॉट का उपयोग लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के फंक्शन और वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज रिटर्न टाइप ऑफ इज अंडरस्कोर ओपन पैरेंथेसिस फंक्शन। ये क्या है, ये बूल कहलाता है। ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस मेथड जो है, ओपन मेथड का एक बूल वैल्यू होती है। क्या होती है, एक बूलन टाइप की वैल्यू होती है जो दर्शाती है कि फाइल खोली गई है या कुछ एरर हुई है। ठीक है, ये बूलन टाइप की वैल्यू को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू सीक का फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर को सीक करने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो किसका, कौन सा इसमें से नहीं है, iOS डबल कॉलन सेट नहीं है, बाकी आपके सही हैं। ठीक है, बाकी आपके सब हैं। तो और अच्छे समझ लिए, iOS डबल कॉलन सेट फाइल पॉइंटिंग की तलाश के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि iOS डबल कॉलन इन फाइल के अंत से खोजने के लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक है, इसको फाइल को आखिर से खोजने के लिए उपयोग किया जाता है इस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ई ऑफ।
फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ई ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ये रिटर्न्स ट्रू इफ अ फाइल ओपन फॉर रीडिंग हैज रीच द एंड। ठीक है, कह रहे हैं यदि कोई फाइल पढ़ने के लिए खोली गई है, ठीक है, अगर कोई फाइल जो है पढ़ने के लिए खोली गई है और वह अंत तक पहुंच जाती है तो टू रिटर्न होता है। क्या होता है? टू रिटर्न होता है। और इसे समझ लीजिए, C++ एक स्पेशल फंक्शन प्रदान करता है, ई ऑफ फंक्शन, जो कि नॉन जीरो अर्थात ट्रू देता है। ठीक है, ई एफ का फंक्शन क्या है? ई ऑफ फंक्शन नॉन जीरो या ट्रू देता है यदि इनपुट फाइल स्ट्रीम में पढ़ने के लिए कोई डेटा नहीं होता तो शून्य अर्थात जीरो या फॉल्स देता है। अगर कोई डेटा ही नहीं है तो ये फॉल्स या जीरो देगा। इनपुट फाइल स्ट्रीम में से पढ़ने के लिए कोई और डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके से पूछा गया है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ एफ ओपन आर। ठीक है, एफ ओपन आर के लिए फर्स्ट और सेकेंड आर्गुमेंट क्या होते हैं? तो फर्स्ट और सेकेंड आर्गुमेंट क्या है इसमें? अ कैरेक्टर स्ट्रिंग containing the name of the file and the second argument is the mode। ठीक है, एक क्लास स्ट्रीम जिसमें कि फाइल का नाम और दूसरा तर्क युक्त मोड है, वही क्या होगा? फर्स्ट और सेकेंड आर्गुमेंट होंगे एफ ओपन फाइल के लिए। एक कैरेक्टर स्ट्रिंग जिसमें फाइल का नाम होता है और सेकेंड आर्गुमेंट मोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 45, विच फंक्शन अलाउ टू चेंज द लोकेशन ऑफ द गेट एंड पुट पोजीशन। ठीक है, गेट और पुट पोजीशन के लिए कौन सा फंक्शन अलाउ होता है? तो ये सीक जी एंड सीक पी जो फंक्शन है ये अलाउ होते हैं। टेल जी और सीक जी एंड सीक पी फंक्शन का उपयोग पढ़ने और लिखने के दौरान फाइल में पॉइंटर्स प्राप्त करने की स्थिति में सेट या गेट करने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों फंक्शन आप क्या रखेंगे? टेल जी, सीक जी और सीक पी। ये फंक्शन है जिनको पढ़ने और लिखने के दौरान फाइल में पॉइंटर्स प्राप्त करने की स्थिति में सेट या गेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is correct syntax for position in bytes back from end of file object। ठीक है, कह रहे हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट के अंत में n बाइट की स्थिति के लिए सही क्या होगा? सही सिंटैक्स क्या होगा? तो क्या होगा इसके लिए? इसके लिए आपका सही सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी एंड डैश iOS डबल कॉलन और एंड सेमी कॉलन। ठीक है, ये आपका सही सिंटैक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट पोजीशन इन एन बाइट फॉरवर्ड इन फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर एन बाइट को फॉरवर्ड करने के लिए क्या होगा? तो इसमें फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक जी एन का उपयोग होगा। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट में एन बाइट्स की स्थिति को आगे फाइल ऑब्जेक्ट सीकिंग एन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ओपन स्टेटमेंट इज इलीगल। एफ ओपन स्टेटमेंट इसमें इलीगल कौन सा है? तो कौन सा है? नॉन ऑफ द मेंशन, इसमें कोई भी मेंशन नहीं है, इनमें कोई भी अवैध एफ ओपन स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसके सभी सही हैं। तो एफ पी इक्वल टू एफ ओपन, ये वाला भी सही है। एफ पी इक्वल टू एफ ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैकस्लैश होम बैकस्लैश यूजर 1 बैकस्लैश abc डॉट टैक्स डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमी कॉलन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर w, ये भी सही है। ये मतलब तीनों ही सही हैं, तो इस तरह से अगर लिखा होगा तो ये सही होंगे। नेक्स्ट है, चूज द राइट ऑप्शन स्ट्रिंग x, y और कॉलन, इनमें से सही कह रहे हैं राइट ऑप्शन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका है कि
एक्स इज अ पॉइंटर, एक्स क्या है इसमें पॉइंटर है टू अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए एक पॉइंटर है। वाई इज अ स्ट्रिंग, और वाई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। पॉइंटर के साथ ये स्ट्रिंग का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स इंट और इसमें स्ट्रिक एफ पी फिर ब्रैकेट के अंदर करेक्टर स्ट्रिक, ठीक है। ये क्या है कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंट यानी कि पॉइंटर टू फंक्शन टेकिंग अ करेक्टर, पॉइंटर टू फंक्शन जो कि करेक्टर को ले रहा है, आर्गुमेंट एंड रिटर्न एज इंटीजर, और इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। करेक्टर स्ट्रिक तर्क देता हुआ कार्य करने के लिए पॉइंटर और इंटीजर के रूप में लौटा रहा है, पॉइंटर क्या है इंटीजर के रूप में वापस कर रहा है। सी में एफ पी कार्य करने के लिए एक पॉइंटर जो कि करेक्टर यानी कि ओपन साइज स्ट्रिंग के लिए एक पॉइंटर को स्वीकार करता है और एक पूर्णांक मान देता है, ये ठीक है। तो ये इसका था। नेक्स्ट है इसमें द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिफरेंशिएट ऑफ इन डायरेक्शन इज, ये इन डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है, तो ये आपका स्ट्रिक ऑपरेटर ही होता है, ठीक है। स्ट्रिक ऑपरेटर इन डायरेक्ट को डिफरेंसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलीगल, इसमें से कौन सा इलीगल है, तो इलीगल कौन सा है, इंटीजर आई सेमीकोलन डबल स्ट्रिक डीपी इक्वल टू एंड और आई, ये आपका क्या है इनवैलिड है, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओनली फंक्शन ऑफ द क्लास कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास एंड दे फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्राम, दिस काइंड ऑफ isolation of the data from direct access by the program is called, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो अगर आपको कोई चीज़ इंग्लिश में समझ में आती है तो हिंदी में आप देख लीजिए, वैसे हिंदी में साथ साथ समझा देती हूँ आपको। अगर आप बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने स्टार्ट किए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल हिंदी वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हिंदी वाला एक मैंने बनाया है, जो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा डेटा हाइडिंग, इसका क्या है डेटा हाइडिंग, ठीक है। और अच्छे से आप समझ लीजिए C++ में डेटा हाइडिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीकी है, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के आंतरिक डेटा मेंबर की डिटेल को हाइड कर दिया जाता है। डेटा हाइडिंग को इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल स्टेट फॉर पॉइंटर, पॉइंटर के लिए एक पॉसिबल स्टेट कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पॉइंटर पॉइंट टू अ टाइप, पॉइंट टू टाइप जो है इसकी पॉसिबल स्टेट नहीं है। एक पॉइंटर केवल 3 स्टेट ABC में हो सकता है, ये केवल 3 स्टेट में हो सकता है, A, B और C में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ oops फीचर एंड मैकेनिज्म दैट बाइंड टूगेदर कोड एंड डेटा, इट मैनिपुलेट्स एंड कीप बोथ सेफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। कह रहे हैं oops के जो फीचर हैं और मैकेनिज्म होते हैं जो कि कोड और डेटा को एक साथ बांधता है और दोनों को बाहरी दुनिया से संबंधित रखता है, वो क्या है, तो वो क्या है, ये डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, ये डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन वह एक मैकेनिज्म है जो कोड और डेटा को एक साथ जोड़ता है, ठीक है, ठीक है।
जो इनकैप्सुलेशन है वो क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि डेटा और कोड को एक साथ जोड़ता है और आउटसाइड इंटरफेस और मिसयूज दोनों से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a feature in object-oriented programming that allow the same operation to be carried out differently depending on the object is। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका पॉलीमॉर्फिज्म से संबंधित है। ऑब्जेक्ट, और अच्छे समझ लीजिए आप इसको हिंदी में भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फीचर जो एक ही ऑपरेशन को ऑब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग तरीके से करने की अनुमति देता है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म किसी भी डेटा को एक से अधिक रूप में प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। शब्द के अर्थ पर इंडिकेट करता है, क्योंकि पॉली का अर्थ होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम दैट विल बी परफॉर्मिंग बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज क्लास। ठीक है, क्या होगा इसका, एफ स्ट्रीम होगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों संचालित करने वाली स्ट्रीम को डैश वर्ग के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। तो किसके रूप में घोषित किया जाना चाहिए, एफ स्ट्रीम के रूप में। एक स्ट्रीम जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है, उसे क्या कहते हैं, क्लास एफ स्ट्रीम के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप RBSC की जो मैं 9th 10th 11th 12th का जो पढ़ाते हैं हम उसमें आप चेक करिएगा, तो उसमें आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। तो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपके इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।